हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं DSSP TGT नेचुरल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। और इसमें हम करने वाले हैं जो अभी तक हमने जो DSSB के जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2018-19 का पेपर था, उसका हमने किया था एक पेपर, जिसमें पहले हमने बायो के सारे क्वेश्चंस फिर केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम सेट 11 में करने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इसमें अगर देखने वाली बात है कि बायो जो है वो आपका 9th-10th लेवल पे था, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस 11th-12th लेवल के भी थे। अब एक बार फिजिक्स देखते हैं कि वो किस लेवल की आ रही है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्पेसशिप ट्रैवलिंग इन स्पेस एट 300 किलोमीटर पर आवर फायर्स इट इंजन फॉर 15 सेकंड्स। की इंजन को 15 सेकंड के लिए फायर करता है और अपनी फाइनल वेलोसिटी इतनी अटेन कर लेता है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय शिप इन 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब अगर हम सबसे पहले बात करें, जो आपका फर्स्ट एक्सेलरेशन है वो है आपका कितना हो जाएगा, 600 माइनस 300, ये हो गया आपका 300 अपॉन टाइम दिया हुआ है 15, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और जो 15 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, इसको अगर S1 मानते हैं तो ये हो जाएगा UT1 प्लस हाफ AT1 स्क्वायर। तो इसमें अगर जब आप रखते हो वैल्यू, तो U कितनी है, तो U की वैल्यू है आपकी 300, टाइम की वैल्यू है 15, ठीक है। प्लस में अगर आप यहाँ पे रख दोगे हाफ, A की वैल्यू है आपकी 20, टाइम की वैल्यू है 15, इसका स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10। तो ये हो गया आपका 4500 प्लस यहाँ हो गया 220, 225 और 0। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0, 5 और 5 और 2 7 और 4 2 6। तो ये तो आ गया 15 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है। लेकिन आपसे पूछा गया है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 मिनट। तो अब 1 मिनट की जब हम बात करें तो बचा कितना, 45 सेकंड्स। अब इन 45 सेकंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है वो कितना होगा, तो अब 15 सेकंड्स के बाद जो स्पेसशिप है उसकी वेलोसिटी फाइनल इतनी हो गई है और अब ये इस स्पीड पे जा रही है। तो मतलब 45 सेकंड्स के नेक्स्ट 45 सेकंड्स की स्पीड है इतनी, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा S2 वो हो जाएगा 45 × 600, और जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका 27,000। तो ये सेकंड डिस्टेंस है और ये फर्स्ट डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस जो 1 मिनट में ट्रैवल किया, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो 27,000 और 600 हो जाएगा आपका 33,000 और 750 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 33,750 किलोमीटर। नेक्स्ट है, अ पार्टिकल हैज़ डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। मान लो 12 सेंटीमीटर ईस्ट है और फिर 9 सेंटीमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ का रिजल्टेंट अगर हम देखें तो कितना है, ये अगर 12 है और ये 9 है, तो ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। अब कहा गया है यहाँ से जो है वो वर्टिकली अपवर्ड है, मतलब ये अगर ये आपका 3D डायग्राम अगर आप विजुलाइज करो तो इस केस में आपका ये लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, ये ब्रेड्थ दिया हुआ है और ये अपवर्ड डायरेक्शन दिया है। तो पहले अगर हम ये निकालें, ये हमारा आ गया है कितना 15, और ये आपको दिया है अपवर्ड डायरेक्शन कितना है, ये 6। तो आपको निकालना है ये वाला पॉइंट कि जो इस, अगर मान लो एक रूम है उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डायगोनल, तो यहाँ पर अगर एक ट्राइंगल इस तरीके का बनेगा, जहाँ पर जो आपका ये है आपका 15, यहाँ पर है 6, 6 मीटर वर्टिकल अपवर्ड, हाँ। और यहाँ से आपको ये पूछा है, तो अगर आप देखो 15 का स्क्वायर होता है 225, 6 का होता है 36, तो ये हो जाएगा 261 और स्क्वायर रूट हो जाता है, तो ये √261 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट है S की वैल्यू इस केस में हो जाती है कि एरिया अंडर द ग्राफ। तो अब एरिया अगर निकालें तो यहाँ 3 तरह से बन सकता है, यहाँ का एरिया, ये वाला पूरा एरिया, प्लस ये एरिया और फिर ये एरिया। तो अब इसका एरिया निकालेंगे, तो पहले इसका अगर हम देखें एरिया, ये कितना है आपका, यहाँ तक 2 है, ठीक है, और यहाँ तक है आपका ये, यहाँ से 1, 2 और 3, ठीक है। तो इसका एरिया जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 3 इंटू हाइट कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 3 मीटर। इतनी यहाँ पे डिस्टेंस आ गया आपका, ये एरिया 3 आया। अब ये जब एरिया निकालोगे, यहाँ पर ये जो आपका वेलोसिटी है वो नेगेटिव में है 2, तो ये आ गया आपका हाफ इंटू ये गैप है आपको कितने का, ये जो गैप है यहाँ से यहाँ तक का ये है 1 का गैप, तो 1 इंटू -2, तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल, तो -1 मीटर। फिर इस केस में जब आप देखो तो ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया हो जाएगा यहाँ पर 1 इंटू 1, तो वो हो जाएगा आपका 1 इंटू 1, ये भी 1 मीटर। तो ओवरऑल जब जोड़ोगे तो 3 और 1 4 -1, तो ओवरऑल 3 मीटर ही आया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
3 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है एक बॉल का मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लोर इज शोन। तो आपको फोर्स बताना है। तो अब इस केस में अगर ध्यान दो, आपको फोर्स की वैल्यू बतानी है। अगर मास जो है बॉल का वो कितना है 100 ग्राम, तो फोर्स होता है आपका, अगर हम बात करें फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपको नहीं पता, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो अब आपका v और u कहाँ से ले हम, तो यहाँ से अगर हम देखें इसको हम v मान सकते हैं, इसको हम u मान सकते हैं, तो u हमारा 0 हो गया। तो जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा v20 माइनस 0, और टाइम कितना लिया है, टोटल 4 सेकेंड्स लिया है 20 पहुँचने में। अब देखो तो अपॉन 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो आपका फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 5 इंटू, और मास कितना है 100, तो 500, और लेकिन अपॉन में हम 1000 इसलिए करेंगे क्योंकि किलोग्राम में हमें मेजर करना होता है। तो किलोग्राम में जब किया तो ये हो जाएगा 0.5 न्यूटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 0.5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4 नंबर। नेक्स्ट है ये, अब है अ मास 4 किलोग्राम कोलाइड्स, मास 4 किलोग्राम मूविंग विथ 3 किलोमीटर कोलाइड्स विद अ मास ऑफ 6 किलोग्राम मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड। अब इस केस में अगर आप देखो तो 4 किलोग्राम जो ऑब्जेक्ट का, पहले एक का हम मोमेंटम निकालते हैं m1 v1, तो ये कितना हो गया आपका 4 इंटू 3 मास इंटू वेलोसिटी। हाँ, तो अब इस केस में जब हम देखें तो आपका 4 इंटू 3 यहाँ पर आ रहा है, आपका 4 इंटू 3 12, तो यहाँ पर आपका 12 kg मीटर पर सेकेंड। और इस तरफ से मोमेंटम देखें तो 6 इंटू 2, ये भी आपका आ जाता है 12, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो ये माइनस मान लेंगे। तो रिजल्टेंट कितना होगा, अगर उनको कंबाइन करेंगे तो पहले रिजल्टेंट मोमेंटम अगर हम देखें, ये पी जो रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा 12 माइनस 12, तो ये 0 हो गया। तो अगर रिजल्टेंट 0 है तो मतलब वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 170 में आपका 4 किलोग्राम, नेक्स्ट है 4 किलोग्राम जो है आपका, इसको इंग्लिश में ही पढ़े हम, सही तो हो गया। हाँ, ये अ वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम, जो वेलोसिटी ऑफ मास 100 ग्राम इज इंक्रीज फ्रॉम 5 to 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। तो फिर यहाँ पे आपको फोर्स निकालना है। फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए आपको v और u चाहिए, तो इस केस में v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, आपको v निकालना है। 36 किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 36 को 5/18 से, तो 18 2 जा, तो ये हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन जो है वो आपका हो गया 10 माइनस 5, और टाइम कितना था 5 सेकंड, तो इसका आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स की जब हम बात करें, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है आपका 100 ग्राम, और ग्राम है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे किलोग्राम करने के लिए। ठीक है, इंटू में एक्सेलरेशन कितना है 1, तो यहाँ से 2 0 से 2 0, तो 0.1 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ काइनेटिक एनर्जी of 500 जूल। ठीक है, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द हाइट एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, ये आपको निकालना है। तो अब अगर देखें हम, कोई ऑब्जेक्ट जो है ये वर्टिकली जब अपवर्ड मूव किया गया है, ठीक है, तो जब ये फाइनल यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में 500 जूल। अब आपसे पूछा है द हाइट एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 500, इसका हाफ कहाँ पर होगा तो 200, तो 250 जूल। अब 250 जूल अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी आपका 250 जूल होगा। तो अब अगर पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट पे आपका 250 जूल है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका mgh। ठीक है, मास इस केस में दिया हुआ है आपको 2 किलोग्राम, g की वैल्यू आपको 10 दी है, हाइट निकालना है। तो हाइट कितना हो जाएगा आपका 250 अपॉन में 2 इंटू 10, इससे ये कट जाएगा, तो 12.5 मीटर्स इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है अ मशीन गन फायर 60 बुलेट्स पर मिनट विद अ वेलोसिटी ऑफ 700 मीटर पर सेकेंड। इफ़ ईच बुलेट हैज़ ए मास ऑफ 50 ग्राम, द पावर डेवलप्ड बाय द गन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है आपका, इसमें अगर हम 2-3 कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं तो अच्छे से एक देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब अगर आप ध्यान से देखो, जो वेलोसिटी है वो कितनी है 700 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके काइनेटिक एनर्जी अगर निकालें, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा हाफ mv²। ठीक है, तो हाफ m है आपका 50 ग्राम, ठीक है, और किलोग्राम में करते हैं तो अपॉन में 1000 हमने कर दिया। ठीक है, और v वेलोसिटी है 700 मीटर पर सेकेंड, तो 700 को 2 बार, क्योंकि वेलोसिटी 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1 0 2 0 से ये 2 0 कट गया। ठीक है, 1 0 से आपका ये 1 0 कट गया। अब अगर देखें तो ये हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहो 2 से, तो यहाँ पे आपका 235 ये हो जाएगा।
तो 7 5 जा 35 और 7 5 जा 35 और 0 तो 35 का होता है 1225, तो 12250 जूल, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, अब अगर हम देखें, आपको बताना है पावर, ये तो एनर्जी आ गया। अब आपको पता है जो पावर होता है वो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि जो एनर्जी अपॉन में टाइम, ये होता है पावर का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें और ये जो टाइम है ये हम पर सेकंड में लेते हैं, तो एनर्जी यहाँ पर है आपका 1225 जूल, 12250। ठीक है, और अगर हम देखें इस केस में आपका जो N/S टोटल बुलेट्स पर मिनट है आपका 60, तो पर सेकंड नंबर ऑफ बुलेट्स कितना हो जाएगा, तो 60/60 इज इक्वल टू 1, तो 1 बुलेट पर सेकंड हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई कर दोगे, एक बुलेट की एनर्जी जो है पर सेकंड इतनी है, 1 बुलेट पर सेकंड, और टोटल एनर्जी जो है आपकी 12250, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12250 वॉट। तो इसका पावर भी जो है वो 12250 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो गया आपका 12250। ये 1 क्या है, 1 बुलेट्स पर सेकंड, और इनटू में एनर्जी ऑफ 1 बुलेट, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज F। तो F जो है वो होता है आपका G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि F डैश जो इफ़ ईच मास एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ डबल, तो G तो कांस्टेंट रहता है, ये M जो है वो 2m हो गया, और जो m2 है वो 2m2 हो गया, और डिस्टेंस जो है डबल हो गया, तो ये 2d हो गया इसका स्क्वायर। तो इसको जब करोगे तो G 4m1 m2 अपॉन में 4d स्क्वायर, तो इससे कैंसिल, तो जो F डैश है वो भी जो है वो F के बराबर ही हो गया, तो इसका मतलब ये रिमेन्स सेम, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट हैज़ एक्वायर्ड अ वेलोसिटी v आफ्टर अ डिस्टेंस हाइट। तो फिर इसमें भी वही है, मान लो यहाँ से रेस्ट से कोई ऑब्जेक्ट गिरा, ठीक है, और h हाइट के बाद यहाँ से यहाँ तक मान लो h हाइट है, ठीक है, h हाइट के बाद इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी जो 0 है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, अब कहा गया था डिस्टेंस इट हैज़ टू फॉल डाउन फर्दर फॉर इट्स वेलोसिटी टू बिकम डबल। अब इसकी वेलोसिटी डबल करने के लिए इसको फर्दर कितना आना पड़ेगा, मान लो ये इस हाइट पे आया, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई 2v। ठीक है, तो ये जो टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल हाइट है वो कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। पहले ये टोटल हाइट निकालेंगे और आपसे पूछा गया ये कितना ट्रैवल होगा, ये हमको निकालना है। जैसे ये मान लो ये आपका ये टोटल हाइट h है, तो ये वैल्यू निकालनी होगी, ये कितनी है आपकी। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जो हमारा एक होता है v² इक्वेशन ऑफ मोशन v² - u² इक्वल टू 2gh, फ्री फॉल में यही होता है हमारा। तो u तो 0 है, तो v² की वैल्यू जो है वो हमारा 2gh के बराबर हो गया। यहाँ पर h हमने इसी को लिया है, तो जो आपका h की अगर हम बात करें, या यहाँ से अगर आप निकालो अच्छा ये इक्वेशन एक आ गया आपका, v² की वैल्यू इसके बराबर है। अब अगर नेक्स्ट इक्वेशन में हम रखते हैं, नेक्स्ट हमारा ये कितना है 2v², तो 2v का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब h कितना हो गया हमारा ये हमें नहीं पता, तो 2g, और h के केस लिए हमने मान लो हाइट ले लिया कैपिटल ये वाला, तो अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 4v² इज इक्वल टू 2gh। तो यहाँ से आपका ये तो हो गया 2, तो 2 इंटू v² की वैल्यू होती थी आपकी 2gh, इसको हमने 2gh कैपिटल का रखा, तो 2g से 2g कैंसिल। ठीक है, तो जो कैपिटल h है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो कैपिटल h है, अच्छा सॉरी ये तो 4 है ना, यहाँ पे 4 इंटू 2gh, तो ये हो गया आपका कैपिटल h की वैल्यू ये 4h के बराबर हो गई। ठीक है, अब आपसे पूछा है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा नेक्स्ट होने के लिए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ तक h था, तो ये हो जाएगा 3h, इसका सही आंसर हो जाएगा 3h। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इजीली आप आराम से करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट है अ मेटेलिक स्फीयर विद इंटरनल कैविटी 40 ग्राम इन एयर एंड इट इन वाटर इट वेज 20 ग्राम, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विद कैविटी 8 ग्राम पर cc। अब इस क्वेश्चन वैसे इजी है, इसमें क्या कहा गया कि मेटेलिक स्फीयर के इंटरनल कैविटी के साथ जो वेट है वो 40 ग्राम है एयर में, और वाटर में है 20 ग्राम। ठीक है, तो मतलब जो इसका बुओयंट फोर्स है वो कितने ग्राम है, जो बुओयंसी वाला फोर्स है वो कितने ग्राम है। तो फोर्स जो है इट इज़ वेट जो है इट इज़ अ मेजर ऑफ फोर्स होता है, तो वेट ही अगर हम देखें तो यहाँ 40 ग्राम है और 20 ग्राम है, तो डिफरेंस कितना हो गया, तो 20 ग्राम का डिफरेंस आता है वाटर के कारण। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालते हैं डेंसिटी किसकी, जो मटेरियल है, मटेरियल का वेट आपका दिया है 40 ग्राम। ठीक है, और इसका डेंसिटी आपको गिवन है 8 ग्राम। तो आपको पता है मास जो है ये सॉरी मास इज इक्वल टू, अगर हम देखें डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है। ठीक है, और हमको यहाँ अगर देखें डेंसिटी निकालना है तो मास अपन वॉल्यूम हम कर देंगे, लेकिन यहाँ इस केस में डेंसिटी आपको गिवन है और मास गिवन है, तो वॉल्यूम निकालना है, तो मास अपॉन डेंसिटी जो है ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम अगर हम देखें तो हो जाएगा 40 अपॉन में डेंसिटी है आपका 8, तो ये हो जाएगा 5 ग्राम पर cc, सॉरी 5 cc, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो 5 cc तो इसका वेट आया टोटल मेटेलिक स्फीयर का। अब उसकी जो कैविटी है
कैविटी के साथ वेट कितना होगा, तो वाटर के केस में अगर हम देखें, जो वाटर के केस में इसका जो वॉल्यूम था वो कितना था, जब वाटर में हमने इसको डाला तो वाटर में क्या होगा, सिर्फ जो मटेरियल है उसका वेट होगा। तो जब मटेरियल का वेट हम देखेंगे वाटर के अंदर, तो इसमें वेट है आपका 20 ग्राम और अपॉन में हो जाएगा, वाटर का डेंसिटी होता है 1, ठीक है। तो उस केस में जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 20 सीसी इसका वॉल्यूम आ जाएगा, और जो मटेरियल है उसका जो वॉल्यूम है वो है 5 सीसी। तो जो कैविटी है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 20 - 5 15 सीसी आ जाएगा। एक बार दोबारा मैं बताता हूँ, देखो बॉइंट फोर्स इतना आया, तो इसमें इतना जो फोर्स है या इतना मास आया, तो इसका डेंसिटी कितना होगा, जब पानी के अंदर इसको डुबो देंगे तो कैविटी तो पानी से फिल हो जाएगा, तो जो डेंसिटी होगा वो कितना आया, ओवरऑल डेंसिटी ये 20 वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर, और विदाउट जो कैविटी है उसका वॉल्यूम है 5 सीसी, तो कैविटी का वॉल्यूम कितना हो गया, तो 15 सीसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, द वेट ऑफ बॉडी इन एयर इज़ 100 न्यूटन, हाउ मच विल इट वे इन वाटर इफ़ इट डिस्प्लेसेस 400 सीसी ऑफ वाटर। तो अब ये जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का सिंपल एप्लीकेशन के बेस्ड ऊपर क्वेश्चन है। तो अगर पहले हम यहाँ पे देखो 400 सीसी ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया, अगर हम 400 सीसी कहे 400 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसको जब मीटर में करते हैं हम तो हो जाएगा आपका 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। तो मतलब जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा आपका 4 × 10⁻⁻4 मीटर क्यूब, ये तो वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब आपको पता है वाटर की जो डेंसिटी होती है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब जो मास डिस्प्लेस करेगा उसका अगर हम मास निकालें तो हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है आपका, वो है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे है आपका 4 × 10⁻⁻4। जब आप इसको करोगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 0.4 किलोग्राम। तो मास इसका इतना आ गया। अब आपको जो वेट है, वेट जो है वो मेज़र होता है आपका, फोर्स इज़ अ मेजर ऑफ वेट। तो अब यहाँ पे आपका 0.4 किलोग्राम आ गया है, और जो ग्रेविटी ए है, जो फोर्स निकालना होता है वो हमको क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपका दिया है 0.4 किलोग्राम, ठीक है। इंटू में जो हम निकालेंगे आपका जी है आपका 10, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 4 न्यूटन, ठीक है। ये जो 4 न्यूटन आया ये तो बॉयंट फोर्स आया, जो वाटर इसको लगा रही है, बॉयंट फोर्स। अब क्वेश्चन पूछा गया हाउ मच विल इट वे इन वाटर। तो अगर वाटर जो है वो 4 न्यूटन फोर्स लगाएगी तो ओवरऑल वेट से 4 न्यूटन कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 100 - 4 96 न्यूटन। नेक्स्ट है, अ रनिंग रेस इज ऑर्गेनाइज बिटवीन अल्ट्रासोनिक, ऑडिबल, इंफ्रासोनिक वेव्स इन मीडियम, द विनर इज़। तो अब जो रनिंग रेस है वो अल्ट्रासोनिक, ऑडिबल और इंफ्रासोनिक वेव्स का मीडियम में लगाया है, तो विनर कौन होगा। तो अगर हम बात करें अल्ट्रासोनिक हो, इंफ्रासोनिक हो या ऑडिबल हो, इन सब की जो स्पीड है वो सेम रहती है, ठीक है। तो इन सब की स्पीड जो है वो सेम होती है। तो ऑल हैव द सेम स्पीड एंड देयर इज़ नो विनर एंड लूजर, ठीक है। नेक्स्ट है, a man claps his hand in front of a wall and hears an echo after 1.6 seconds. He walks 33 meter towards wall and hears the echo 1.4 meter after clapping. The velocity of sound in air is, ठीक है। velocity of sound in air कितना है, तो इसमें देखो कितना इजी है। अब इसमें कहा गया है जैसे टेक्निकल क्वेश्चन है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, ठीक है। अब कोई जो इसने क्लैप किया तो साउंड यहाँ तक ट्रैवल किया और दोबारा यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। कितने में, 1.6 सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक साउंड को ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, 0.8 सेकेंड्स, ठीक है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि अब ये 33 मीटर आगे आ गया, यहाँ था, अब 33 मीटर आगे आ गया है, ठीक है। अब इसको साउंड को सुनने में कितना टाइम लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ और फिर वहाँ वापस सुनने में लग रहा है 1.4 सेकेंड। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक में कितना साउंड को ट्रैवल करने में कितना समय लगा होगा, 0.7 सेकेंड, ठीक है। अब अगर हम देखें, पहले 0.8 सेकेंड लग रहा था यहाँ से यहाँ तक, और अब यहाँ से यहाँ तक 0.7 सेकेंड लग रहा है। डिफरेंस कितने का है, 0.1 सेकेंड का। और इसमें इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जो ये डिस्टेंस आगे चला है 33 का। तो जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा, 33 × 0.1 मतलब 330 मीटर पर सेकेंड। ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये डिवाइड में होगा, तभी तो स्पीड आएगा 33 मीटर इन 0.1 सेकेंड। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें आप कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट है 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल ऑप्टिक्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर 7.5 सेंटीमीटर
एंड फाइंड इस डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इफ द इमेज फॉर्म्ड इज 0.6 सेंटीमीटर इन साइज। अब कॉन्वेक्स मिरर जो है आपका इस तरीके का होता है, और कॉन्वेक्स मिरर के सामने आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, ये कहाँ बनता है, ये बनता है आपका मिरर के बिहाइंड में। अगर ये आपका इस तरह का मिरर होता है, मिरर के बिहाइंड में बनेगा, इरेक्ट बनेगा और इन्वर्टेड, इरेक्ट बनेगा और आपका कैसा बनेगा। अब इसका फोकल लेंथ जो है वो कितना होता है 7.5, ठीक है। तो ये जो इमेज हमेशा है ये फोकल लेंथ से कम पे बनता है, फोकल लेंथ और इसके बीच में, तो इसका मतलब इसका डिस्टेंस जो है वो 7.5 से कम होना चाहिए, और एक ही आंसर है आपका, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायरेक्ट ही आप इसका कर सकते हो। नेक्स्ट है, अब इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मैन यूजेज अ कॉन्केव मिरर फॉर शेविंग। तो आपको पता है कॉन्केव मिरर शेविंग के लिए यूज़ होता है, और डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर एंड गेट्स एन इमेज 1.5 टाइम्स लार्जर। तो यहाँ मैग्नीफिकेशन जो है वो आपका 1.4 गिवन है, ठीक है, और u की वैल्यू है -25, v की वैल्यू तो आपको पता है मैग्नीफिकेशन जो है मिरर के केस में m = -v/u होता है, ठीक है। तो माइनस इंटू वी, और v u की वैल्यू होती है -25, ये आपको गिवन है कितना 1.4। तो यहाँ से v की वैल्यू जो है वो हो जाएगी, यहाँ से माइनस माइनस कट गया, तो 1.4 × 25, तो इसको जब करोगे तो 25 चौके 100, और 25 से कम 25 और 10 35, तो 35.0 सेंटीमीटर आ गया। तो v की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 35.0, और ये प्लस का हो गया 35 सेंटीमीटर। u की वैल्यू है आपकी माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है फोकस, तो फोकस होता है 1/f = 1/v माइनस 1/, सॉरी लेंस, मिरर का केस है तो प्लस होता है, लेंस के केस में माइनस होता है। तो अब इसको अगर आप निकालो तो ये हो जाएगा आपका u + v/में uv, ये वाला फार्मूला होता है। तो u की वैल्यू कितनी दी हुई है, u की वैल्यू है आपकी -25, v की वैल्यू कितनी है 35, ठीक है, ये 1/f की वैल्यू होती है, और अपॉन में u × v, तो 25 × 35, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका +10 अपॉन में 25 × 35, और f की जब वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 25 × 35 अपॉन में 10, ठीक है। तो अब यहाँ से इजीली निकल जाएगा, 5 जो है 5 यहाँ पे हो जाएगा, 5 × 2 = 10, और 5 5 जो, तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 30 × 5 हो गया आपका 150, 5 × 5 25, तो हो गया 175, और इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो 8 और 7, तो 87.5 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो f का डायरेक्ट फार्मूला अगर आपको निकालना हो तो f होता है आपका u × v/u + v, ये मिरर के केस में, ठीक है। लेंस के केस में जो है वो हो जाएगा आपका 1/v - 1/u होता है, तो u - v, और ऊपर में आपका u × v/में u - v, ये आपका लेंस के केस में फोकस का फार्मूला हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप वैसे भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 4/3 एंड ग्लास इज़ 3/2 विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो 4/3 है, मतलब जब भी आपका एयर टू वाटर जा रहा है, अगर एयर टू वाटर जा रहा है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास के लिए, मतलब एयर टू ग्लास जो है वो कितना है आपका 3/2। तो ग्लास का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो अब इसमें आप जब भी हम निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपका एयर टू वाटर, यहाँ पे है आपका एयर टू ग्लास, आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब वाटर टू ग्लास आपको निकालना है। तो वाटर टू ग्लास के लिए हो जाएगा आपका, इसको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो इसमें इस तरीके से आप निकाल सकते हो, यहाँ पे है स्पीड ऑफ एयर, यहाँ स्पीड ऑफ वाटर, ये आपकी स्पीड ऑफ एयर, यहाँ है स्पीड ऑफ ग्लास, ठीक है। अब आपको निकालना किसका है, निकालना है आपको स्पीड ऑफ वाटर अपॉन स्पीड ऑफ ग्लास, ठीक है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, SW आपको ऊपर करना है, तो ये हो सकता है आपका SW/SA × SA/SG, ठीक है, ये आ सकता है। तो SW क्या है हमारा, ये SW/SA, तो हो जाएगा आपका 3/4, और SA/SG है आपका 3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 9/8। तो SW/SG आ गया आपका 9/8, तो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो है वो क्या आंसर हो जाएगा 9/8, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एस हमने क्या लिया है, तो एस स्पीड होता है, स्पीड का रेशियो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही डिनोट करता है। नेक्स्ट है, अ बर्ड इन एयर इज़ एट हाइट y फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, ये वाटर है मान लो, यहाँ से y हाइट पे है, ठीक है। अ फिश एट द डेप्थ x बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, यहाँ से जो है एक बर्ड y हाइट पे है, ठीक है, और फिश जो है वो x बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, द अपरेंट डिस्टेंस ऑफ फिश फ्रॉम द बर्ड इज़, जो अपरेंट डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर अगर ये डेप्थ में आपका x डिस्टेंस पे है, तो इस बर्ड को, इस फिश का जो डिस्टेंस है वो कितना दिखाई देगा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है, ठीक है।
तो अब जो एपरेंट डिस्टेंस है ये वो हम कैसे निकालेंगे? तो पहले हम ये एपरेंट डेप्थ निकालेंगे। अब इसको जो डेप्थ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण थोड़ा सा कम दिखाई देगा। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेप्थ के बीच में रिलेशन है, जो एपरेंट डेप्थ होता है आपका, जो हमको दिखाई देता है एपरेंट डेप्थ, वो हो जाता है आपका रियल डेप्थ, जो रियल डेप्थ अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रियल डेप्थ कितना है x और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है माइक्रो। तो ये तो हो गया एपरेंट डेप्थ। ठीक है, और ओवरऑल डेप्थ कितना हो जाएगा? इतना, और फिर इसको यहाँ से जितना दिखाई देगा एपरेंट डेप्थ, तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा y और प्लस एपरेंट डेप्थ मतलब x अपॉन माइक्रो। तो ये आंसर हो जाएगा y प्लस x अपॉन माइक्रो। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है अ कन्वर्जिंग लेंस। तो जब भी कन्वर्जिंग लेंस आए तो आप समझ जाओ कैसा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज आई ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स, कोई ऑब्जेक्ट उसके प्रिंसिपल एक्सिस है, उसका रियल इमेज बना रहा है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइक्रो एंड थिकनेस x इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन आई एंड द लेंस, द इमेज आई विल मूव। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि कन्वर्जिंग लेंस है जो कि रियल इमेज बना रहा है। ठीक है, किसी भी इमेज आई जो कि उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे है उसके रियल इमेज बना रहा है। जैसे मान लो ये आपका 2f पे था। ठीक है, तो ये यहाँ पे बनाएगा 2f पे बनाता था, 2f 2 पे 2f 1 पे है। अब एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइक्रो है और थिकनेस x है, अगर वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया जो हमारा ऑब्जेक्ट है आई और लेंस के बीच में, तो अब क्या होगा? तो अब अगर मान लो यहाँ पर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइक्रो का ये इंट्रोड्यूस कर दिया एक ग्लास स्लैब, तो अब जो इमेज है वो कहाँ चला जाएगा? तो ये इसका सिंपल थ्योरी है आपका कि जब भी किसी लेंस के सामने एक ग्लास स्लैब रखता है तो जो शिफ्ट होता है वो शिफ्ट किसके बराबर होता है? वो होता है आपका थिकनेस इंटू 1/1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जो ग्लास स्लैब की थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर माइक्रो है तो उसके बीच में ये रिलेशन आ जाता है। तो x इंटू 1 माइनस 1 अपॉन माइक्रो। ठीक है, वैसे देखो तो ये हो जाएगा आपका x माइनस एक्स बाय माइक्रो x। ठीक है, तो जब इसे x कॉमन ले लेते हैं हम, छोड़ो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप बस इतना याद रख लो। शिफ्ट जो है इस केस में इतना होता है आपका x माइनस x 1 माइनस माइक्रो, तो 1 माइनस 1 बाय माइक्रो x इसका। और ये शिफ्ट जो है आपका अवे फ्रॉम द लेंस होगा या बियॉन्ड द लेंस, तो ये अवे फ्रॉम द लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अवे हो जाता है इतना। ठीक है, नेक्स्ट है a convex lens produces double size real image when object is placed at distance of 18 सेंटीमीटर। मतलब आपका u दिया हुआ है -18 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकस आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और जो इमेज है वो क्या, जो आपका हाइट है वो क्या है? डबल। ठीक है, 2 ऑफ h डैश है। तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस का याद करें तो डबल कहाँ बनता है? तो जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो? f और 2f के बीच में, तो ये बियॉन्ड 2f बनता है। ठीक है, तो अब इस केस में जो ये देखो, ये आपका f और 2f के बीच की वैल्यू है आपकी -18। कॉन्वेक्स लेंस से डबल साइज़ कब बनेगा और रियल कब बनेगा? ठीक है, द कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस अ डबल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो अब यहाँ से अगर आप देखो v हम निकाल सकते हैं, तो v की वैल्यू जो है आपका मैग्नीफिकेशन होता है v/u, लेंस के केस में v/u हो जाता है, ये आपको दिया हुआ है 2 टाइम्स, और रियल है तो -2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रियल इन्वर्टेड होता है तो v की वैल्यू v अपॉन u की वैल्यू है आपकी -18 इज इक्वल टू -2, तो v की वैल्यू हो जाएगी +36। तो ये यहाँ पर 36 सेंटीमीटर पे इधर कहीं बन रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि अगर आपको वेयर वुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एज टू प्रोड्यूस ट्रिपल साइज रियल इमेज, कि ट्रिपल साइज रियल इमेज फाइंड आउट करने के लिए आपको कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखनी होगी। ठीक है, तो अब इधर अगर हम देखें, यहाँ से पहले हम फोकस निकाल लें। तो फोकस जो है वो लेंस का क्या होता है आपका, अभी मैंने बताया u माइनस वी अपॉन uv। तो u क्या है आपका -18 और -36 अपॉन में u है आपका -18 इंटू सॉरी ये 1/f होता है, इसका अपोजिट में -18 इंटू 36 आप करते हो तो f हो जाएगा -18 इंटू 36 अपॉन में -18 और -36, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -54। तो अगर आप देखो 18 से ये 3 और ये इससे कट गया और 3 12, तो फोकस जो है हो जाएगा कितना? +12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका फोकस हो जाएगा आपका +12 सेंटीमीटर। अब
ये आपका 12 है, ठीक है, ये आपका है 24, यहाँ 18 पे रखा गया है। अब आपको मैग्नीफिकेशन जो है वो कितना प्रोड्यूस करना है, वो प्रोड्यूस करना है ट्रिपल, 3 गुना। तो अब आपको पूछा है ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे आप, तो अब इस केस में हमको पता है ऑब्जेक्ट हमेशा हम f और 2f के बीच रखेंगे, तो मतलब 12 से कम नहीं हो सकता, 24 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये 12 से कम है, ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये 12 से कम है, ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये 12 है, ये भी नहीं आएगा। तो यही ऑप्शन एक हमारा बचा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2 इन द गिवन सर्किट गिवन R1 इज़ 15 ओम, R2 इज़ 15 ओम, R3 30, R4 35। अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों क्या है, R1 R2 सीरीज़ में है, तो पहले R1 R2 का रिजल्टेंट निकाल लो, R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 15 और 15 30 ओम, ठीक है। और ये R3 और ये दोनों पैरेलल में है, तो R3 और इसका जब आप पैरेलल में निकालोगे तो कितना हो जाएगा 30 ओम और 30 ओम का पैरेलल, तो 1/30 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 2/30, और जब इसका वो करते हो तो 15 ओम आ जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट आ गया 15 ओम, और ये इसके साथ सीरीज़ में है। R4 कितना है 35, तो 35 प्लस आपका 15, तो हो गया 50 ओम, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब कहा गया है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2, और टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है, और टोटल वोल्टेज जो है वो 50 वोल्ट है, तो करंट कितना हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू IR होता है, I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो V है आपका 50/50, तो 1 वोल्ट जो 1 एम्पियर जो है करंट ओवरऑल होगा इस केस में। अब पूछा गया है आपको कि करंट जो है R2 के केस में, R2 के केस में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो R2 यहाँ है आपका, R1 और R2, ठीक है। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये और ये जो है ये सीरीज़ में है, तो यहाँ पर R4 की वैल्यू कितनी है 35, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा 35 वोल्ट, बचा कितना 15 वोल्ट जो यहाँ पर जाएगा। अब 15 वोल्ट में ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज जो है वो सेम रहती है, तो इसमें भी 15 वोल्ट जाएगा, इसमें भी 15 वोल्ट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों सीरीज़ में है, तो फिर इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो कितना कितना जाएगा आपका R1 R2 दोनों 15 है, और आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, दोनों में 7.5 और 7.5 वोल्ट चला जाएगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा 7.5 वोल्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब सीरीज़ कनेक्शन हो, सीरीज़ कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है और करंट सेम रहता है, पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज सेम रहता है। तो उसके बेस पे आपके काफ़ी क्वेश्चंस निकल जाएंगे। नेक्स्ट है 188 नंबर क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है। आपका सेल का EMF दिया हुआ है 2 वोल्ट, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है 2 ओम 3 ओम 5 ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर हम निकालें तो सीरीज़ है तो ऐड हो जाएगा 2 और 3 5, 5 और 5 10 ओम, ठीक है। आपको वोल्टेज कितना दिया हुआ है ओवरऑल 2 वोल्ट, करंट I इज इक्वल टू होता है आपका V/R, ठीक है, V है आपका 2/10, तो करंट जो है वो आपका आ गया 0.2 एम्पियर। अब आपको पता है सीरीज़ कनेक्शन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंस रहता है, तो V इज इक्वल टू होता है आपका IR, तो I तो फिक्स है, वो कितना है 0.2 एम्पियर, और कितने रेजिस्टेंस पे आपको निकालना है 3 ओम पे, तो ये हो जाएगा 0.6 वोल्टेज, इसका जो 3 ओम के रेजिस्टेंस पे जो है वो वोल्टेज कितना हो जाएगा 0.6, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। अच्छा, पहले मायोपिया की अगर हम बात करें तो मायोपिया क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष, और इसमें आपको दूर का नहीं दिखाई देता है, तो कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ये भी गलत है। अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। पर्सन विथ मायोपिया नियर बाय देख सकता है, दूर देखने में उसको दिक्कत होती है, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है अ चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक नाइदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब एक जो चार्ज है, चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जनरेट करती है। मैग्नेटिक कब जनरेट करेगी, जब वो मूव करेगी, तो मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस करती है, तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है आपका 189, द एटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब, तो जो ये है आपका ये फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पे दोनों, हाइड्रोजन बॉम्ब भी और एटम बॉम्ब भी दोनों जो है वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पे, तो ये भी फिजन ये भी फिजन, फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ, बस इतना तक ही था आपका फिजिक्स के क्वेश्चन 190 तक। 10 क्वेश्चन जो थे वो आपके पैडागोगी के थे। तो ये अभी इस हमने फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आए थे, तो लगभग अगर हम देखें फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 25 समथिंग क्वेश्चंस होंगे आपके। कहाँ से था ये
तो ये था आपका यहाँ से 166 से 190, ठीक है। तो ये लगभग आपके 90, तो 25 क्वेश्चन आपके इसके आए थे। और इसी तरीके के आपके लगभग 25 क्वेश्चन जो है 25 ये के क्वेश्चन लगभग आपके केमिस्ट्री के भी आए थे और बायो के लगभग 40 क्वेश्चंस आए थे। तो यही पैटर्न लगभग फॉलो होता है आपके टीजीटी साइंस के एग्ज़ाम में, तो उसको आप अच्छे से कर लेना है। केमिस्ट्री थोड़ी सी हायर लेवल थी, तो कल हम जो पेपर लेके आए तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट कहते सर ये हायर लेवल का है, तो ये प्रॉपर एग्जाम का आया हुआ पेपर है, तो आपको थोड़ा बहुत उसको भी देख लेना है अभी आपके पास टाइम अगर है तो। नहीं तो जो आपकी तैयारी चल रही है उसी पर आप फोकस रखो और उसी से आप पार कर जाओगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और भी हम इसी तरह के सेट लाते रहेंगे। तो जो भी आपका कमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, सजेशन हो। तो अब हमारा एक प्रीवियस ईयर पेपर भी हो गया है, तो अब आप कमेंट करना कि अब आपको किस तरह के वीडियोज़ और चाहिए, क्या अब हम टॉपिक वाइज लाएँ या कुछ स्पेसिफिक 11th-12th के टॉपिक्स लाएँ एंड में। जो भी आप कमेंट करोगे उसी के अकॉर्डिंग अब अगली वीडियोज़ हम कोशिश करेंगे बनाने की, या इसी तरह के सेट्स लाए जाए। तीनों में से कोई भी आप कमेंट करना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स।